हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है झारखंड का इतिहास, जो जेपीएससी पीटी पेपर 2 का, जिसमें हम लोग को झारखंड जी के पढ़ने हैं। आज हम लोग झारखंड का इतिहास में टोटल शासन व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपका झारखंड जी के समाप्त होगा 15 मैराथन क्लास में समाप्त होगा। ठीक है। टेस्ट और कोर्स के लिए जो है अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। आप एडी क्लासेस ऐप ज्वाइन करें। आपका सारा झारखंड जी के एकदम टोटली शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा डिटेल में आपको कराया जाएगा। और जैसे सीजीएल को लेकर बात है, तो जैसे सीजीएल का संपूर्ण कोर्स करा दिया गया है, जो एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। और यहाँ भी देखिए, आपका जो है जैसे सीजीएल नागपुरी पेपर 2, खोटा पेपर 2, हिंदी पेपर 2 अवेलेबल है झारखंड जीके के साथ। झारखंड जी के पीटी और मेंस का सारा तैयारी कराया जा रहा है एडी क्लासेस ऐप पे। लेकिन अभी जो झारखंड का हम लोग जीके पढ़ाएंगे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लेकिन पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास में सभी शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है। तो चलिए शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये जो शासन व्यवस्था है मुंडा शासन व्यवस्था, दूसरा नागवंशी शासन व्यवस्था, तीसरा आपका तीसरा जो है पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है। और चौथा है मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो 7 शासन व्यवस्था है। ठीक है। 7 शासन व्यवस्था को एकदम आज हम लोग चुटकियों में याद करने वाले हैं। ठीक है। और इससे 8 प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो एकदम क्लास करने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। तो क्लास से जुड़े रहें। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है, इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले ये जो पहला प्रश्न होता है, इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी सरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो शासन व्यवस्था है 4 पहलुओं में समाप्त होते हैं। कौन कौन से भाई? ग्राम स्तर पे, जैसे कि अ, कोई जुल्म किए हैं। ठीक है। कोई कुछ जो है बदमाशी की, तो ग्राम स्तर पे पहले सुलझाने का प्रयास करते हैं। फिर पट्टी होता है, सारी चीज़ समझाएंगे कि क्या होते हैं। फिर पहाड़ा होते हैं। और सबसे जो सर्वोच्च शासक होते हैं, यहाँ शासक होते हैं, उसमें जो क्या होते हैं? मुंडा राज। ठीक है। और ये जो है इनको क्या कहा जाता है, वो सारे चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था की ये 4 पहलुओं में समाप्त होती है। ठीक है। ग्राम, पट्टी, पढ़ा और चौथा जो है मुंडा राज, है ना। तो देखिए, ग्राम पंचायत, इसके जो प्रमुख होते हैं, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होते हैं। और इसके जो प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुंडा या फिर हाथू मुंडा। मुंडा, ये जो ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यही प्रश्न होता है, ऐसा ही प्रश्न आता है। ठीक है। कि ग्राम पंचायत मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो मुंडा या फिर हाथू मुंडा। और ये मुंडा के सहायक को क्या कहा जाता है? पहुना कहा जाता है। याद रखेंगे, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पहले जो है मुंडा के, ग्राम पंचायत के तो प्रमुख कौन हो गए? मुंडा या फिर हाथू मुंडा, दोनों कह सकते हैं। लेकिन मुंडा या फिर हाथू मुंडा के सहायक को क्या कहते हैं? पहुना कहते हैं। और पहुना के सहायक को क्या कहते हैं? महतो कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पट्टी। ठीक है। पट्टी आता है। नेक्स्ट है पट्टी। ठीक है। पट्टी जो होते हैं, ये पट्टी क्या होता है? जैसे पट्टी, ग्राम समूह। ठीक है। ग्राम के समूह को पट्टी कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है। जो गांव को बांध के रखता है ना, इस प्रकार से।
पट्टी का जो प्रमुख होता है वो मानकी कहलाता है। आपको ये सब नहीं देखना है कि पट्टी क्या होता है, पट्टी याद कर लेना है कि ग्राम समूह को क्या कहा जाता है, ग्राम समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता है, ये चीज़ आपको रखना है। यानी कि पट्टू के प्रमुख को क्या कहा जाता है, पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है, आपको मानकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। और मानकी का कब चुनाव होता है, यानी कि 10 से 15 गांव का जो प्रमुख होता है वो पट्टी होता है, यानी कि पट्टी का प्रमुख होता है मानकी। समझ में आया। ग्रामों के समूह को, मतलब कि गांवों के समूह को क्या कहा जाता है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ये तो एक एक है ग्राम। यानी कि ये कोई गांव हो गया, ये दूसरा गांव हो गया, तीसरा गांव हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से गांव हुआ। तो इस गांव के ग्राम पंचायत को मुंडा कहते हैं। और यही अगर सारे गांव को मिला दिया जाए तो ये जो है ना, ये पट्टी हुआ गांवों के समूह को, सब गांव को मिलाए ये गोला, बड़का गोला। ठीक है, इस प्रकार से तो ये गांव का, और इसका जो प्रमुख होगा मानकी कहलाएगा। समझ में आया। हाँ। और कई पट्टियों को मिलाकर ये बड़का बड़का जो है ना, ऐसा कोई प्रकार के पट्टी, यानी कि ग्राम समूहों का जो होता है, इस प्रकार से बड़का बड़का जो पट्टी है, इसको मिलाकर क्या होता है, कई पट्टियों को मिलाकर एक पड़हा बनता है। तो ये पड़हा के समूह को, ये जो पड़हा है ना, ये और उससे भी, तो इसको क्या कहते हैं, पड़हा बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, पड़हा राजा, यानी कि कई पट्टियों, पड़हा के प्रमुखों के क्या कहा जाता है, पड़हा राजा, याद रखेंगे, जो एक किली का सदस्य होता है। और इसे हम लोग किली भी कहते हैं। यानी कि कई पट्टियों को मिलाकर, ये एक पट्टी हुआ, दुई पट्टी हुआ, तीन पट्टी हुआ, ये जो तीन पट्टी को मिलाकर एक बड़का बनाना, उसको हम लोग एक किली भी कहते हैं, या फिर पड़हा राजा। और इसका जो प्रमुख होता है, इसका पड़हा प्रमुख होता है। समझ में आया। और आपने तो ये समझ लिया कि भाई ग्राम, पट्टी, पढ़ा क्या होता है। और सबका जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है, मुंडा राइज कहलाता है। और मुंडा राइज का जो प्रमुख होता है वह महाराजा, राजा, ठीक है, या फिर सरदार होता है। याद रखेंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ा राजा यानी कि सबसे जो ऊपर वाला है। ठीक है सब। और जो सर्वोच्च शासक है, पढ़ा राजा के 5 सहायक होते हैं। ये जो है ना, वंशानुगत होते हैं। यानी कि जैसे कि आज पिताजी हैं तो उनके बेटा ही बन सकता है, ये इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे दादाजी हैं तो दादाजी के फिर पिताजी, पिताजी फिर मैं, इस प्रकार से इसमें ये वंशानुगत है। समझ में आ गया। तो पढ़ा राजा के 5 सहायक हैं जो वंशानुगत होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा पांडे, चौथा लाल, और पांचवा कर्ता। भाई इन सभी का क्या होते हैं, क्या काम होता है, सारी चीज़ अभी जानेंगे। दीवान, दीवान जो होता है पढ़ा राजा का प्रमुख सलाहकार होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पढ़ा राजा का मुख्य सलाहकार कौन होता है, दीवान, याद रखेंगे। दूसरा जो है ठाकुर, पढ़ा राजा का सहायक, ठीक है, कौन होता है, तो ठाकुर होता है। नेक्स्ट पांडे, पढ़ा राजा का सचिव कौन होता है, तो पांडे होता है। यही लाल देखते हैं, लाल यानी वकील। ठीक है, याद रखेंगे, लाल यानी वकील। पढ़ा राजा का प्रतिनिधि करता अथवा पढ़ा राजा का वकील जो होता है, कौन होता है, लाल होता है। और पांचवा कर्ता, इसको किसे कहते हैं, पढ़ा राजा के आदेश को प्रसारित करने वाला जो कहलाता है, कर्ता कहलाता है। पढ़ा राजा का पद निर्वाचित पद था। यानी कि कहने का अर्थ है, निर्वाचित करने का मतलब कि चुनाव करके गांव के व्यक्तियों द्वारा इनका निर्वाचित होता था, चुनाव के द्वारा। ठीक है, चुना जाता है। नेक्स्ट, ग्राम स्तर के अधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो पाहन होते हैं, पुजारी पाहन और महतो होते हैं। पाहन जो होता है मुंडा का सहायक होता है, जो ग्राम का प्रमुख होता है, याद रहे। पुजारी पाहन धार्मिक मामलों का प्रधान होता है, जैसे कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान कराना हो, ठीक है, तो उसका जो प्रधान होता है, कौन होता है, पुजारी पाहन। महतो पाहन का सहयोगी होता है, कौन होता है, पाहन का। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, पढ़ा पंचायत मुंडाओं का जो है, ये सर्वोच्च न्यायपालिका है, कार्यपालिका एवं विधायिका था, तथा राजतंत्रीय व्यवस्था के आरंभ होने से पूर्व पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था। पहले जो था पढ़ा, जो सबसे सर्वोच्च ये शासन था, शासक था,
ये सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों था। यानी कि राजतंत्रीय व्यवस्था के आरंभ होने से पूर्व ये पहाड़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था, यानी कि यही एक सिस्टम था। आगे चलकर क्या हुआ? मुंडा राज्य का गठन हुआ। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ? मुंडा राज्य का गठन हुआ तथा राजा या महाराजा मुंडा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। ये मुंडा राजा जो है, ठीक है, दो भागों में विभाजित है, जो गढ़ दीवान और ये राज दीवान में होते हैं। गढ़ दीवान में क्या होते हैं? किले के अंदर की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी कौन होता है ना? ये गढ़ दीवान होते हैं। राज दीवान क्या होते हैं? किले के बाहर की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी, यानी कि ख्याल कौन रखते हैं, ध्यान कौन रखते हैं? तो ये राज दीवान रखते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, आरंभिक चरण में मुंडा शासन व्यवस्था में राजस्व प्रणाली प्रचलित नहीं थी। यह व्यवस्था एक सहकारी व्यवस्था के समान सत्यापित थी, लेकिन राजतंत्रीय प्रणाली के उदय के पश्चात राजस्व प्रणाली विकसित हुई। ठीक है, तथा राजस्व राजा या महाराजा को प्रदान किया गया। वही राजस्व किसको प्रदान किया गया? राजा या महाराजा को। यही चलते हैं, जैसे कि ग्राम का जो प्रमुख हुआ मुंडा, फिर ग्राम के समूहों का पट्टी मानकी, इस प्रकार से मानकी का जो हेड हुआ ये पढ़ा राजा, और सबसे बड़ा जो है आपका महाराजा। ठीक है, और राजस्व की वसूली कौन करता था? तो यही मुंडा। ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम है। तो आपको बढ़ते और घटते क्रम भी आरोह और आरोह दोनों क्रम में सजाने के लिए भी आता है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुंडाओं के गांव में 3 स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्थान कौन सा होता है, स्थल कौन सा होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेंगे। ठीक है, शरणा स्थल। ये क्या होता है? गांव यानी कि ग्राम देवता का निवास स्थल क्या है? शरणा स्थल है। समझ में आ गया? ग्राम देवता का निवास स्थल कहाँ है? शरणा स्थल है। अखड़ा स्थल किसे कहते हैं? पंचायतों का जो बैठक स्थल होता है वो अखड़ा स्थल। ठीक है, नेक्स्ट मुंडा के लिए है ये, है ना, दूसरे शासन व्यवस्था में अखड़ा में नृत्य के लिए किया जाता है ना। पंचायतों का बैठक स्थल। शासन स्थल क्या कहलाता है? मुंडाओं का कब्रगाह। ठीक है, जहां मुर्दा घाट बोला जाता है ना। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? जैसे कि घटवार हैं, घटवाल हैं, यहाँ वार है, यहाँ वाल है, याद रखेंगे। बरकंदाज 3 है। तो घटवार का क्या काम होता है? दंड की सामग्री का संग्रह करना एवं उसका वितरण करना, यानी कि सैनिकों में या फिर जो है ना, उसमें दंड की सामग्री, है ना, जितने भी वितरण करना संग्रह करके। घटवाल जैसे कि सामग्री हो गए, सैनिक, घटवाल सैनिक, मुंडा शासन के सामान्य सैनिक, है ना, ये सैनिक होते हैं, घटवाल यानी सैनिक। और जो तलवार वगैरह ये सब होता है ना, कुल्हाड़ी, ये सब किस में आते हैं? तो ये घटवार में। बरकंदाज सामान्य पुलिस कार्यकर्ता। अब चलते हैं, प्रसिद्ध जनजातियों के मामले के इतिहासकार के सुरेश सिंह के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। समझ में आ गया? किनके अनुसार? के सुरेश सिंह के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था जो है भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट, अखड़ा स्थल में पंचायतों की बैठक एवं युवक युवतियों की रात्रि में नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम होता है। देखिए ऊपर क्या पढ़े थे, अखड़ा स्थल में क्या क्या होता है? तो ये पंचायत का बैठक भी होता है और युवक और युवतियों सारे लोग नृत्य संगीत कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शवों को शवों को दफनाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। जहां शव यानी लाश, ठीक है, मरा हुआ शरीर को जो दफनाने का जो वाला स्थान है वो क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। जो समाधि स्थल होता है, ठीक है, और समाधि स्थल पर जहां पत्थर के कील रखे जाते हैं उसे शासन दिरी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एक क्या किया गया, शव को दफनाया गया और यहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वही पत्थर को क्या कहा जाता है? शासन दिरी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, मुंडा के गांवों में युवा गृह को क्या कहते हैं? गीति ओरा कहते हैं ना। युवा गृह के क्या कहा जाता है? मुंडा के युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवा गृह शैक्षणिक के लिए होता है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली
लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। याद रखेंगे, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पाहन को भूमि दिया जाता है पूजा कराने के बदले, जो लगान नहीं होता है, उसमें लगान कोई भी नहीं होते हैं, वो भूमि को क्या कहा जाता है, डाली कटारी भूमि। आपको तो ये समझ में आ गई कि डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है, यानी कि ये पाहन को दी जाने वाली जो भूमि होती है जिसमें लगान मुक्त होता है, कोई लगान नहीं होता है, उसको कहा जाता है डाली कटारी। ये चलते हैं, मुंडा जनजाति में गांवों को भूत प्रेतों से बचाने हेतु पाहन द्वारा की गई जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे क्या की जाती है, दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, भूत खेता भूमि कहा जाता है। ठीक है, भूत खेता भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति प्रजातीय रूप से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह की मानी जाती है। इनकी भाषा कैसी होती है, इनकी भाषा जो होती है ऑस्ट्रोलॉयड और भाषा परिवार से संबंधित है। यानी कि कौन से भाषा परिवार से संबंधित है मुंडा जनजाति, ऑस्ट्रोलॉयड है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से, और जिसे मुंडारी कहा जाता है। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, होड़ो जगर, है ना, होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में मुंडाओं के आगमन को लेकर, झारखंड में मुंडाओं के आगमन को लेकर दो विचार प्रचलित है। प्रथम तो ये कहा जाता है कि मुंडा का मूल निवास स्थल जो होता है कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये प्रथम विचार कहाँ है, मुंडा का मूल निवास स्थल कहाँ है, तिब्बत है, यानी कि वो तिब्बत से आए हैं। दूसरा जो विचार रखा गया है कि आर्यों के दबाव के कारण भारत की दक्षिणी पश्चिमी भाग से चलकर मध्य प्रदेश से ये आए हैं। दूसरा विचार क्या रखा गया है कि वो मध्य प्रदेश से आए हैं आर्यों के दबे कुचले के कारण दक्षिण पश्चिम भाग से, और दूसरा वो तिब्बत के हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, मुंडाओं का जो समाज है पितृ समाज है होता है, तथा गोत्र ही समाज का मूल आधार है। मुंडाओं में गोत्र को पवित्र माना जाता है, गोत्र को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, तथा गोत्र के नाम से पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि संबंधित होते हैं। जैसे कि किसी को ये कछुआ खाना निषेध है ना, किसी को साल वृक्ष, यानी कि सारे ये ना निषेध होता है, यानी कि वो गोत्र से संबंधित है। मुंडा समाज में गोत्रों की संख्या 340 है, एकदम रट लेंगे। ठीक है, जैसे सांडिल, होरो, नाग, कमल, केरकेट्टा, पूर्ति, हंस, डांग, बोदरा प्रमुख आदि गोत्र हैं इनके। मुंडा शासन समाज महली को और कोम्पाट मुंडा को दो भागों में विभाजित किया है। मुंडा समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भाग में, पहला महेल को और दूसरा कोम्पाट। ये दोनों शाखाएं 13 उपशाखाओं में विभाजित है। ये दोनों शाखा कितने उपशाखा में विभाजित है, तो 13 उपशाखा में विभाजित है। ठीक है, मुंडा जनजाति का जो संकेंद्र होता है रांची जिला पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से बुंडू, तमाड़, अड़की, सिल्ली, मुरहू, सोनाहातू, तोरपा से लेकर सरायकेला, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो तक है। सारे नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। नेक्स्ट, मुंडाओं द्वारा जंगलों को साफ सुथरा करके जो खेत बनाया जाता है उसे खुटकट्टी खेत कहा जाता है। यानी कि मुंडा के द्वारा जो जंगल झाड़ी को साफ करके खेत बनाया गया उसे खुटकट्टी खेत कहा जाता है। नेक्स्ट, और इसमें बसाया गया गांव क्या कहलाता है, खुटकट्टी खेत में बसाया गया गांव को क्या कहा जाता है, खुटकट्टी गांव कहते हैं। खेत बनाने वालों को क्या कहा जाता है, जो खेत बनाता है उसको खुटकट्टीदार कहा जाता है। खूट का तात्पर्य क्या होता है, परिवार है। ठीक है, खूट का तात्पर्य क्या है, आपसे प्रश्न पूछ देगा, खूट का तात्पर्य क्या है, तो ये परिवार है। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खुटकट्टी व्यवस्था थी। ठीक है, इस प्रकार जो व्यवस्था उस समय थी, खुटकट्टी जो खुटकट्टीदार होते थे उसमें खुटकट्टी व्यवस्था थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आसपास के नए नए अधिवासी क्षेत्र बन गए, लेकिन गांवों में सामाजिक, संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खुटकट्टीदार गांव से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, नए गांव में सारी समाज सुविधा होने के बावजूद भी पैतृक गांव को ही केंद्रीय गांव या मूल गांव माना जाता था। कहने का मतलब आप कहीं भी चल जाइए लेकिन आपका पैतृक गांव क्या कहलाएगा, वही जहां आपका जन्मभूमि है, खुटकट्टीदार गांव ही है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है टोटल, ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका मुंडा शासन व्यवस्था समाप्त हुआ। और ये शासन व्यवस्था आपको कैसा क्लास लगा, ठीक है। और इसी प्रकार से क्लास पाने के लिए, टोटल क्लास करने के लिए आप नेक्स्ट होगा
नागवंशी शासन व्यवस्था इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स है, एडी क्लासेस ऐप से जुड़े सारे कोर्स आपको वही मिलेंगे। ठीक है, जेपीएससी पीटी के लिए। सो क्विकली डाउनलोड द ऐप, एडी क्लासेस ऐप, और ज्वाइन द, क्योंकि क्लास जो है स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। और इस प्रकार से कुछ अभी स्टार्टिंग क्लास में डिफिकल्ट देखने को मिले हैं, जैसे आवाज़ प्रॉब्लम, तो ये सब जो है आपको ये क्लास नहीं मिलेंगे। ठीक है, और मैंने 15 क्लास में समाप्त, ये एक आपको डेमो के तौर पर दिया जा रहा है, क्योंकि 15 क्लास में टोटल 7 शासन व्यवस्था टोटल एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 15 क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद। तो जुड़े एडी झारखंड क्लासेस से।